बीच युद्ध कैसे अरब मुल्कों ने छोड़ दिया अमेरिका का साथ। अब अमेरिका से कैसे बोरिया बिस्तरा बांधने को तैयार हो गए हैं अरब मुल्क। दोस्तों, युद्ध के दौरान या किसी भी तरह के मिलिट्री एंगेजमेंट के दौरान एक शब्द इस्तेमाल होता है, कोलेटरल डैमेज। मतलब एक ऐसा डैमेज जो दोनों पक्षों के बीच किसी तीसरे का होता है। इस बार अरब देशों ने बिल्कुल कल्पना भी नहीं की थी कि आज जब ये युद्ध 7वें दिन प्रवेश कर चुका है तो उन्हें इतना भारी कोलेटरल डैमेज हो सकता है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि वो अरब मुल्क जो शुरुआत से ही अमेरिका के साथ रहे हैं, अब हाथ पीछे खींचने को तैयार है। बकायदा अमेरिका से पूछ रहे हैं, ये जो आपने रायता फैला दिया है, अब या तो आप इसको सल्टाइए, नहीं तो अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं आज 7वां दिन है इस युद्ध का, लेकिन इस बीच अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों ही किसी भी तरह से युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि वो फॉरएवर युद्ध लड़ने को तैयार है। तैयारियां बताती है कि 100 दिन तो युद्ध चलेगा ही चलेगा। वहीं दूसरी ओर ईरान भी लगातार हमले कर रहा है, और जो हमले हो रहे हैं ईरान के दोस्तों, वो अरब मुल्कों में हो रहे हैं। तो इसलिए हालत ये हो गई है कि अरब मुल्क जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है और कतर है, ये इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब यूनाइटेड स्टेट्स को, अमेरिका को न केवल अकेले छोड़ दिया जाए, बल्कि जो जेबें ये देश अमेरिका की भर रहे हैं पिछले काफी सालों से, उसमें भी थोड़ी कटौती कर दी जाए। क्यों दोस्तों? फाइनेंशियल टाइम्स ने ये बहुत ही विस्फोटक आर्टिकल छाप दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि ये जो चारों देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और कतर, इनके बीच में अब इस बात को लेकर बातचीत होने लगी है कि ये जो पूरा युद्ध है, जिस तरह से उसमें अरब मुल्कों को घसीटा गया और कोलेटरल डैमेज जो कुछ भी अरब मुल्कों में हो रहा है, उसके लिए किसी भी हाल में अब ये अरब मुल्क अपना हाथ और जलाने को तैयार नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा है, A number of Gulf countries have begun an internal review to determine force majeure clause can be evoked in current contracts, also reviewing current and future investment commitments। मतलब ये जो देश हैं, ये इस बात पर विचार कर रहे हैं कि फिलहाल जो कमिटमेंट हमने यूएस के साथ किए हैं, क्यों ना उस पर विचार किया जाए दोबारा से, और ये तय किया जाए कि फ्यूचर में क्या कमिटमेंट्स होंगे मौजूदा हालात को लेकर। देखिए दोस्तों, ऐसा दुनिया को लगता है कि अमेरिका दुनिया को पालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट है, और वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है गल्फ कंट्रीज से आती है, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये मुल्क न केवल तेल देते हैं पूरी दुनिया को, बल्कि जो पैसा इनके पास है, इन्होंने यूएस में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे यूएस में ना बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, जैसे हमारे तो केवल क्रिकेट है सबसे बड़ा इवेंट, वहां उसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो उन स्पोर्ट्स इवेंट में जो फ्रेंचाइजीज हैं दोस्तों, या फिर उन स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो स्पॉन्सरशिप है, वो बहुत बड़े लेवल पर सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इनकी कंपनियों की है। आपने देखा भी होगा, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो जर्सीज पहनते हैं, उनमें सऊदी अरब की किसी कंपनी का लोगो छपा होता है या उसका नाम छपा होता है। मतलब वो वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, एक तरह से उस देश की, उस टीम में, उस देश की वो टीम पैसा कमा रही है ना। दोस्तों, इसके अलावा 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि गल्फ कंट्रीज से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट हासिल किया अमेरिका के लिए, वो $2 ट्रिलियन का था। 2 ट्रिलियन, मतलब आप सोचिए कितना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट था। उसमें अमेरिका ये दावा करता है कि 1.2 ट्रिलियन उसको केवल कतर से मिला। क्यों? क्योंकि कतर को उनका डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन में पैसा लगाना था। 600 बिलियन सऊदी अरब से मिला एआई डेटा सेंटर्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एनर्जी के लिए। $200 बिलियन यूएई से मिला एआई एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए। तो टेक्नोलॉजी का मामला हो या डिफेंस के सेक्टर हो, इस मामले में यूएस से काफी सामान खरीदता है ये गल्फ कंट्रीज, और यूएस को पैसा मिलता है। तो इसमें बेसिकली दोनों का फायदा होता रहा है। दूसरा, ये जो पूरी साझेदारी चल रही है अरब मुल्कों की अमेरिका के साथ, इसके और भी बहुत फायदे दोनों ही पक्षों ने उठाए हैं। जैसे अमेरिका को तो बहुत पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट मिला, और अरब मुल्कों को एक भरोसा मिला कि भाई हम, अमेरिका का जो पूरा रडार सिस्टम है वो हमारे देशों के आसपास रहेगा, और एक डिफेंस सिक्योरिटी मिलेगी हमको, न्यूक्लियर सिक्योरिटी भी मिलती है। लेकिन इस पूरे युद्ध ने दोस्तों, 6 दिनों के युद्ध में, आप सोचिए किसको नुकसान है। ये जो मिसाइलें ईरान की हैं, वो किसके पास जा रही हैं? वो यूएस तो जा नहीं रही, वो तो बहुत दूर है, इतनी तो मारक क्षमता भी नहीं है किसी मिसाइल की ईरान के पास। वो कहाँ जा रही है? वो बहरीन में जा रही है, वो सऊदी अरब की रिफाइनरीज में जा रही हैं, वो कतर में जा रही है, वो यूएई में जा रही है, दुबई को। सोचिए कितना नुकसान हुआ है।
मतलब दुबई ने कितना इन्वेस्ट किया है अपने आप को इस लेवल पर विकसित करने के लिए कि दुनिया के सारे बड़े इन्वेस्टर्स दुबई में आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सोचिए, मतलब दुनिया भर के क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन, जितने बड़े सेलिब्रिटीज है सब दुबई में हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचेंगे, फ्यूचर क्या है दुबई का। और केवल दुबई की बात नहीं कर रही मैं, पूरी गल्फ कंट्रीज के बारे में बात कर रही हूँ। और इसी से जुड़ा हुआ एक ट्वीट है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। जैसे यूएई के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, अल हब्तूर ग्रुप के फाउंडिंग चेयरमैन हैं खलाफ अहमद अल हब्तूर। इनकी तरफ से कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में बाकायदा एक पोस्ट भी लिखा गया था, फाइनेंशियल टाइम्स ने उसको कोट भी किया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो ये पूछ रहे थे, इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन, कि किससे पूछकर आपने इस तरह के युद्ध में गल्फ कंट्रीज को धकेल दिया, क्योंकि यूएस जो करेगा करेगा, कीमत तो फिलहाल गल्फ कंट्रीज चुका रही है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अगर यूएई के इतने बड़े बड़े चेयरमैन कंपनियों के खुलकर बोल रहे हैं सोशल मीडिया में, अमेरिका को लताड़ रहे हैं, तो केवल अमेरिका को नहीं लताड़ रहे हैं, वो अपने किंगडम्स को भी एक तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी सहमति बनी उसमें आपने हमारे कारोबार की क्यों तिलांजलि दे दी। यहाँ मैं एक और चीज आपको बताऊं दोस्तों, बार बार मैं बता रही हूँ, इस बारे में लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है। देखिए, जो जितनी किंगडम्स है ना अरब मुल्कों में, कहीं लोकतंत्र नहीं है। तो दोस्तों, जहां भी लोकतंत्र नहीं होता है ना, वहां एक डर पैदा होता है कि लोगों के बीच में नाराजगी ना हो जाए। इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी वीडियोस चली हैं जिसमें बहरीन में जब ईरान की मिसाइलें आ रही थी, बहरीन में यूएस के ठिकानों पर जब गिर रही थी, बहरीन के लोग उसकी वीडियो बना रहे थे और नाच रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां की जो स्थानीय पब्लिक है वो, उसको भी ये सेंटीमेंट कैसे पसंद आएगा कि आप रमजान के पाक महीने में आपने ईरान पर हमला बोल दिया और उसके बाद बम कहां गिर रहे हैं? बहरीन में गिर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं। तो ये जो किंगडम्स हैं, इनको भी पता है कि जनता के बीच किस तरह की नाराजगी है अलग अलग मुद्दों को लेकर। देखिए, लोकतंत्र में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र से बेहतरीन कोई और मॉडल दुनिया में और आया नहीं आज तक। लोकतंत्र में क्या होता है? पब्लिक सवाल पूछती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, विधानसभा भेजती है, संसद में भेजती है, गुस्सा हुआ तो सड़क पर उतर जाएगी, जंतर मंतर पर बैठ जाएगी, विरोध प्रदर्शन कर देगी, उससे उसका गुस्सा निकलता रहता है। उसको पता चलता है, उसको ये लगता है कि कम से कम मुझे सुना जा रहा है। अगर हमारे देश में किसान आंदोलन ना होता तो मोदी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ती। ये पब्लिक है ना, लोकतंत्र में पब्लिक की जीत है। लेकिन होता क्या है, जब लोकतंत्र नहीं होता, पब्लिक की सुनी नहीं जाती, मीडिया पर पहरा होता है, तो लोगों का गुस्सा फूटते फूटते न जाने कब फूट जाए। तो ये जो मुल्क है, इनको इस बात का डर है कि कोई अरब स्प्रिंग दोबारा ना आ जाए, और इस बार अगर कोई अरब स्प्रिंग आया तो पता नहीं किस किस को अपनी जद में ले ले। इसीलिए अपने स्थानीय लोगों को सेंटिमेंट को समझकर भी हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा ये कोई फैसला ले। लेकिन इस सब में एक बात समझ में आती है दोस्तों, कि दोस्तों यूएस तो तैयार नहीं था इस तरह से ईरान उस पर रिटेलिएट कर देगा, इस तरह से जवाब दे देगा। यूएस ने एक्चुअली में सोचा था कि खामेनेई साहब की मौत के बाद तुरंत सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और कुछ वेनेजुएला टाइप का हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अरब मुल्कों को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगर ये युद्ध शुरू हो रहा था तो क्या अरब मुल्कों ने अमेरिका को अपने ये वरीज बताए कि आप ये मत कीजिए, ईरान हमको निशाना बना सकता है। सोचिए दोस्तों, अरब मुल्क लगातार डैमेज झेल रहे हैं ईरान का, उसके बावजूद भी कोई भी मुल्क ने अभी तक अपनी सरजमी से ईरान पर कोई मिसाइल नहीं दागी है, कोई ड्रोन नहीं दागा है। जो दागा जा रहा है वो इजराइल द्वारा दागा जा रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचिए, एक देश सऊदी अरब हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, वो लगातार ईरान की मिसाइलें झेल रहा है लेकिन पलटकर वार नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो नहीं कर सकता है। वो करेगा तो वो अपनी जनता को क्या जवाब देगा? वो करेगा तो वो ईरान के और हमले झेलेगा, क्योंकि बगल में तो वो है ना, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में अरब मुल्कों ने भी नहीं सोचा। कितनी जल्दबाजी में ये युद्ध शुरू किया गया। दोस्तों, जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके कुछ दिन बाद 3 तारीख को ऐसी खबरें छपने लगी थी इंटरनेशनल मीडिया में कि गल्फ कंट्रीज ने यूएस से कहा है कि जल्द से जल्द इस गतिरोध को खत्म कीजिए, पूरी दुनिया भर में तेल के दामों के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर भारत या चीन जैसे मुल्कों में अरब मुल्कों से आने वाले तेल की वजह से कोई दिक्कत पैदा हुई तो क्या वो भारत और चीन के लिए ही दिक्कत है? दोस्तों, अरब मुल्क जो हैं वो पैसा कहां से कमा रहे हैं? वो तेल बेचकर कमा रहे हैं ना। तो जब खरीदारी नहीं होगा तो बेचने वाले की तो नुकसान होगा ना। यहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ये गतिरोध तो खत्म होगा ही होगा, आज हो चाहे 100 दिन बाद हो, जब भी हो। लेकिन अरब मुल्कों की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी, उनका पूरा विमर्श बदल जाएगा, उनका पूरा रणनीति बदल जाएगी, अमेरिका को लेकर भी
और ईरान को लेकर भी। क्योंकि सोचिए, बीच युद्ध में अगर इस तरह की खबरें छप रही हैं कि अरब मुल्कों के बीच में अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने यूएस में किए, क्यों ना उससे हाथ खींच लिए जाएं, दोबारा से इस पर विचार किया जाए, क्योंकि इतना सब कुछ देकर भी कीमत तो अरब मुल्क ही चुका रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।